सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी की कहानी सुनेंगे और ये कहानी भी चंपारण आंदोलन के समय की है। ये कहानी कुछ ऐसी है जिसका जिक्र आम तौर पे कहीं नहीं मिलता और गांधी ने भी कहीं जिक्र नहीं किया, गांधी के इतिहासकारों ने कहीं जिक्र नहीं किया। आज़ादी के आंदोलन के जो किस्से हैं उसमें भी आम तौर पे इसका जिक्र नहीं होता है। और ये कहानी है गांधी को जहर देने की कोशिश की। और ये महत्वपूर्ण कहानी इसलिए भी है कि गांधी खुद इस प्रकरण को कहीं सामने ले नहीं आए थे और लाना नहीं चाहते थे। हम जब कहानी आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वजह क्या हो सकती है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। गांधी जब चंपारण आए हैं तो उस दौर में हम देखते हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता कमिश्नर से परमिशन लेने की कोशिश की, नीलों के संगठन को इन्फॉर्म किया कि हम आना चाहते हैं और बार बार उनको मना किया गया कि आप मत जाइए। जब उनको लगा कि ये ज़्यादा नाटक हो गया तो वो सीधे चंपारण आ गए। चंपारण भी जब आए उनको नोटिस दिया गया जिला छोड़ने का, जिसको उन्होंने कानूनी रूप से चैलेंज किया। वो मुकदमा जीते। अंग्रेज़ी हुकूमत पहले ही कदम पे पिटी और एक बार नहीं पिटी, वो पिट के लगभग पूरे ब्रिटिश हुकूमत के लिए ताबूत में पहला कील साबित हुआ कि उसके ताबूत में। लेकिन गांधी वहाँ पूरे समय जितने दिन रहे अपना हर काम कलेक्टर को, एसडीओ को, कमिश्नर को बता के करते रहे। बल्कि उन्होंने गवर्नर जनरल वायसराय को भी तार दिए बार बार को भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ। और गांधी के आंदोलन को लेके शासन इतना परेशान रहा कि उसने पहले तो उनको निकलने के नोटिस दिया, लेकिन बाद में कई तरह की शरारतें शासन की तरफ से भी हुई। और दो ऐसे मौके आए जब गांधी को ज़िले से बाहर करने के चक्कर में फ़ौज बुलाई गई, फ़ौज को तैयार रखा गया, लेकिन गांधी ने वो नौबत नहीं आने दी। क्योंकि जहाँ भी टेंशन बना, जहाँ भी टकराव की स्थिति बनी, गांधी ने तुरंत उसको शांत करने की कोशिश की, अपने लोग भेज के दौड़ाए। कई जगह अंग्रेज़ों ने अपने ऑफिस में नीलों ने आग लगवा लिया, कई जगह शिकायत की कि दंगा होने वाला है, लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ भी तनाव बना, जहाँ भी कहीं ये गुंजाइश थी कि हिंसा होगी, गांधी ने तुरंत उस पर लगभग फाहा रख के उसको पानी का, ठंडे पानी का फाहा रख के उस आग को शांत करने की कोशिश। ऐसी 3 जगह बाज़ाब्ता कोशिश हुई है और उन सब मौक़ों पे फ़ौज आ गई थी। तो गांधी इस मामले में बहुत सावधान थे। गांधी की पूरी बातचीत देखेंगे तो लोगों से भी, जब एक तो भाषण उन्होंने कहीं नहीं दिया, न किसी को देने दिया। एक ही दफ़े भाषण दिया जब हिंदू मुस्लिम तनाव बना था, तो उस समय एक भाषण उन्होंने उस मामले में दिया था। बाकी चंपारण में कोई भाषण नहीं दिया। लेकिन वो बार बार किसानों से यही कहते रहे कि हमसे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, इन अंग्रेज़ों से ही मिलेगा, तो इनके प्रति बैर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अंग्रेज़ी हुकूमत की चिट्ठी पत्री को देखें चंपारण के बारे में, अच्छी बात यह है कि सारे दस्तावेज़, काफ़ी सारे दस्तावेज़ बीबी मिश्रा ने समेट के एक मोटी किताब तैयार किया है जो राजेंद्र बाबू की पहल पे हुआ था। तो आप कोई भी चिट्ठी देखेंगे तो गांधी की भाषा कहीं भी किसी अंग्रेज़ के प्रति गुस्से की और नाराज़गी वाली नहीं है। ठीक यही बात अंग्रेज़ी हुकूमत के लोगों के लिए भी कही जा सकती है कि शासन के लोगों की तरफ से भी गांधी के लिए जो भी कुछ कहा गया वो इतना पॉजिटिव है कि आपको हैरानी होगी। बल्कि जो नया एसडीओ था युवा बेतिया का, लेविस आईसीएस था, जो बाद में बहुत अच्छा अफसर था, तो बाद में वो उड़ीसा का गवर्नर तक बना, काफ़ी होनहार उस समय से ही उसके लक्षण थे। और गांधी के आंदोलन के बारे में सबसे अच्छी रिपोर्टिंग उसने शासन को की है। जो 15 दिन पे शासन की रिपोर्टें गई हैं वो भी उपलब्ध हैं। उनको देखने पे लगता है कि लेविस की रिपोर्ट सबसे सच्ची, ईमानदारी वाली और मेहनत से तैयार की हुई हैं। गांधी जहाँ गए वहाँ उन्होंने अपने लोग तैनात किए, कई जगह खुद गए और उस बेसिस पे रिपोर्ट की। तो उनका लिखा हुआ जो है वो पढ़ने पे लगता है कि ये जो टॉल्स्टॉय की बातें बाद में हम सुनते हैं कि गांधी को लेके कितनी बड़ी बात कही, लेविस ने भी लगभग उसी समय कहा कि गांधी पूरब और पश्चिम के अद्भुत मेल हैं, यहाँ की संतई और वहाँ की दुनियादारी दोनों को मिला के वो यहाँ तक आए हैं। और अगर टॉल्स्टॉय जैसे लोग, रस्किन जैसे लोग को गांधी ने नहीं पढ़ा होता
तो शायद सन्यासी हो गए रहते, तब वो इस तरह का आंदोलन नहीं करते। गांधी के आंदोलन की इतनी साफ समझ अंग्रेज़ी हुकूमत में तब हो, ये हैरानी करती है ये चीज़। लेकिन गांधी का विरोध नहीं हुआ हो ऐसा नहीं है, नीलों की तरफ से बार बार विरोध हुआ और होता रहा। और जो विरोध का अगुआ था वो था इरविन। इरविन जो है वो मोतिहारी के जो नील कोठी है उसका मैनेजर था, और इरविन सबसे पुराना था। इरविन के बड़े किस्से अभी भी मोतिहारी के लोग सुनाते हैं कि वो मज़े से भोजपुरी बोलता था, गालियाँ देता था, वहीं रहता था। वो स्टेट्समैन की रिपोर्टिंग भी करता था यहाँ से, और स्टेट्समैन उस समय एकदम अंग्रेज़ी हुकूमत का पिट्ठू अखबार था, तो स्टेट्समैन के लिए वो रिपोर्टिंग करता था। कई गुमनाम चिट्ठियाँ गांधी के खिलाफ छपी, गांधी के आंदोलन के खिलाफ छपी, और लोगों का मानना है कि वो चिट्ठियाँ भी इरविन ने ही लिखी थी। इसमें ऐसी ही एक चिट्ठी उसने कस्तूरबा के खिलाफ लिखी थी कि कस्तूरबा हिंसा भड़का रही हैं। तो गांधी का स्वर अगर कहीं सख्त हुआ है थोड़ा अंग्रेज़ों के प्रति, वो सिर्फ कस्तूरबा पे जब आरोप लगा, उसका जवाब उन्होंने स्टेट्समैन में दिया। वो बड़े सख्त शब्दों में है, उसको आप हल्का नहीं मान सकते, और वो निर्दोष कस्तूरबा पे आरोप लगने का जवाब है। तो उस समय गांधी का गुस्सा दिखाई दिया, और उन्होंने कहा कि कस्तूरबा ये सब नहीं कर रही हैं जो बताया जा रहा है, और वो ये कर भी नहीं सकती, क्योंकि जितना वो पढ़ी लिखी हैं, जिस तरह का उनका स्वभाव है वो मैं जानता हूँ, उसमें ये सब कर नहीं, ये झूठे आरोप हैं और असल में निशाना मुझ पे है। गांधी ने इसी किस्म की बातें ब्रजकिशोर प्रसाद, कृपलानी और एक लोकल जो मुनीस पत्रकार थे, लेखक थे हिंदी के बड़े, उनके खिलाफ शासन की रिपोर्ट आई, उस पर भी गांधी का रिएक्शन यही था। गांधी ने अपने एक साथी को बाहर किया जिनके खिलाफ हिंसा भड़काने की गुंजाइश दिख रही थी। तो जैसे गांधी को ये भरोसा हो गया कि हुकूमत का ये कहना सही है, उन्होंने उनको, कटघरे थे महाराष्ट्र के, उनको चंपारण से बाहर जाने दिया। लेकिन एक प्रसंग ऐसा आया जब गांधी को जहर देने की कोशिश हुई, और ये कोशिश भी इरविन ने ही की, वही मोतिहारी का जो मैनेजर था उसी ने की। जब गांधी कमेटी की सुनवाई के सिलसिले में मोतिहारी आए थे तो उसने उनको रात में खाने का न्योता दिया। इस प्रकरण का कहीं कोई डिटेल नहीं है, इसलिए ये काफ़ी मुश्किल है इसको ढूंढना। मैं जब रिसर्च कर रहा था चंपारण पे, और मैंने काफ़ी काम किया, और ख़ास तौर से गांधी की डायरी, 175 दिन गांधी रहे थे चंपारण में, तो मैंने रोज़ की डायरी लिखने की कोशिश की। तो मुझे जो सारे तथ्य मिलाने पे डेट का अंदाज़ा हुआ, वो अंदाज़ा ही है, पक्का नहीं कहा जा सकता। वो 4 अगस्त 1917 की घटना ये है, जब शाम को गांधी अपने कुछ दोस्तों के साथ इरविन के यहाँ गए थे भोज के न्योते पे। तो उस समय गांधी ने कहा कि मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, तो उनको एक गिलास दूध दिया गया कि आप दूध पी लीजिए, बाकी लोग जो खाना खाएंगे वो खाएंगे। तो वो दूध गांधी जब पीने जा रहे थे तो अचानक जो खानसामा था, बत्तख मियाँ जो लोकल था, उसने आके कहा कि ये दूध मत पीजिए, और फिर इशारे में कुछ कहा और एक किनारे ले जाके कहा कि ये दूध फेंक दीजिए। वो दूध फेंक दिया गया। वो शायद बिल्ली ने पिया, बिल्ली मर गई थोड़ी देर बाद, लेकिन गांधी ने वो दूध नहीं पिया। जब इरविन को ये मालूम हुआ तो उसने बत्तख मियाँ को न सिर्फ बर्खास्त किया, उनकी नौकरी गई, उनको जो ज़मीन वगैरह कोठी से मिली थी वो सब वापस ले लिया गया। वो अकवा परसौना गांव है ढाका के पास, वहीं के बत्तख मियाँ थे, तो उनको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा, इसके चलते जान बच गई, यही बहुत है। लेकिन उनको लगा कि गांधी को जहर देना मुल्क के साथ, उस आदमी के साथ जो इतना बड़ा काम करने आ रहा है, उसके साथ अन्याय होगा। इस किस्म के कई किस्से हैं कि जो कर्मचारी थे नीलों के, उन्होंने गांधी का साथ दिया, और राजेंद्र बाबू के डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हैं चंपारण के बारे में, और उनमें पढ़ने में बहुत मज़ेदार किस्से भी मिलते हैं कि कोई एक डींग हाँक रहा था कि हमारे खिलाफ़ तो कोई शिकायत नहीं है। तो गांधी जब उसके यहाँ गए तो उसने चिट्ठियाँ दिखाने के नाम पे इनको चिट्ठियों का बंडल पकड़ाया। तो जो कर्मचारी था उसने वो जो छँटी हुई चिट्ठियाँ थी उसको मिला दिया, तो हर दूसरी तीसरी चिट्ठी में शिकायत आनी शुरू हुई, तो वो बेचारे का चेहरा मुरझा गया। इसी तरह की कहानी एक है कि एक बहुत बदतमीज़ नीला था जो बात बात में गाली देता था और हाथ उठा देता था। तो उसके कर्मचारियों को लगा कि गांधी अगर आ रहे हैं हमारे यहाँ शाम में, तो हो सकता है कि गांधी से भी वो बदतमीज़ी कर दे, क्योंकि वो आदत है उसको गाली देने की, हाथ उठाने की। तो किसी बात पे तो वो सब हाथ में छोटा छोटा लाठी लेके
छोटी छोटी लाठी लेके वो उसको छुपाए और आसपास घूमते रहे। बार बार वो बोले कि तुम लोग जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ से हटा नहीं। राजेंद्र बाबू ने बहुत रोचक ढंग से एक किस्सा लिखा है कि वो सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि अगर इसने कोई बदतमीजी की तो आज हम लोग इसका सबक सिखा देंगे। हमारे साथ जो बदतमीजी करता है वो करे, गांधी के साथ अगर इसने कुछ किया तो हम इसको आज सबक सिखाएंगे। लेकिन संयोग से उस दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जहर देने वाली घटना हुई, और जहर देने वाली घटना की बात यह है कि गांधी ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया, कहीं शिकायत नहीं की, और जो भी साथी उनके साथ गए थे उन सब को कह दिया कि इस प्रकरण को कहीं सामने नहीं लाने देना है। गांधी ने ऐसी ही चुप्पी एक और मामले में साधी। उस समय के पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद, खुफिया रिपोर्ट देखने के बाद ये बात सामने आती है कि बेतिया महारानी को कोर्ट ऑफ वार्ड, बेतिया राज को कोर्ट ऑफ वार्ड में लेने के लिए अंग्रेज़ों ने बेतिया महारानी को पागल डिक्लेयर करने का षड्यंत्र रचा, सफल षड्यंत्र रचा, और उसके बाद बेतिया राज को कोर्ट ऑफ वार्ड में ले लिया। रानी उसके बाद पागल जैसी हो गई, क्योंकि इतना बड़ा राजपाट सब उनका चला गया। तो वो बाद में इलाहाबाद रहने लगी। उनके किस्से हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा में हैं। अभी भी अमिताभ बच्चन भी वो किस्से सुनाते हैं कि एक पगली रानी हमारे बगल में रहती थी, हमारे घर के बेतिया आता और उनके अमरूद खाने के लिए हम जाते थे तो पत्थर चलाती थी। बेतिया की ज़मीनें अभी भी गोरखपुर में हैं, बनारस में हैं, इन सब जगहों पे हैं। तो बेतिया की रानी के पागल होने के किस्से और राज छीनने के किस्से गांधी ने जब सुने तो उन्होंने अपना एक आदमी भेजा था, और उसके पीछे अंग्रेज़ हुकूमत का खुफिया पुलिस वाला भी गया। लेकिन वो क्या रिपोर्ट आई, और गांधी ने फिर उस रिपोर्ट का कहीं जिक्र नहीं किया, और हुकूमत के जो खुफिया हैं उन्होंने भी ये बात नहीं बताई है। ये दोनों प्रकरण ये बताते हैं कि गांधी को ये डर होगा, जो मेरा अंदाज़ा है और हमारे जैसे लोगों का अंदाज़ा है, कि ये चीज़ें सामने आईं तो जो उनकी लड़ाई है वो डिरेल हो जाएगी। अगर जहर वाली बात सामने आई तो लोगों का गुस्सा कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आंदोलन हिंसक हो गया या कहीं हिंसा हुई तो अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए इसको दबाना बहुत आसान होगा। फिर जो भी प्रयोग अब तक हुए हैं, जितने काम हुए हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और चीज़ें वापस फिर उल्टी दिशा में चली जाएंगी। तो इसलिए गांधी ने इसको कहीं सामने जाहिर नहीं होने दिया। ये प्रकरण सामने आया 53-54 में आके, जब राजेंद्र बाबू की रिश्तेदारी भी बाद में चंपारण में हो गई। तो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आए थे, किसी श्राद्ध में या जनेऊ में, कोई इस तरह का सामाजिक आयोजन था जिसमें राजेंद्र बाबू वहाँ आए। और जब वो आए तो एक आदमी सुरक्षा का कारण तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था बार बार, जिसको पुलिस वाले रोक रहे थे। जैसे राजेंद्र बाबू की नज़र उस पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसको वहाँ से बुलाया, और बुलाया नहीं, जाके खुद ले आए, अपने बगल की कुर्सी पर बैठाया, और फिर वहाँ ये कहानी सुनाई कि ये आदमी कौन है और क्या हैं, और इन्होंने मुल्क की और गांधी की कैसी सेवा की है। उन्होंने कहा कि अगर ये आदमी नहीं होता तो गांधी नहीं होते और मुल्क की आज़ादी की लड़ाई की दिशा पता नहीं क्या होती। तो इस आदमी का ये कंट्रीब्यूशन है और इसके लिए मुल्क को इसका आभारी होना चाहिए। तब बतक मियाँ ने अपनी तकलीफ़ बताई कि हमारी किस तरह की तकलीफ़ है, हमारी खेती छीन ली गई, हमारा सब कुछ ले लिया गया। तो राजेंद्र बाबू ने उनको कई एकड़ ज़मीन अलॉट कराया था आके वापस। वो ज़मीन उनको आज तक उस परिवार को नहीं मिली। बाद में ये प्रकरण, उस समय जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं गिरीश मिश्रा, जिनके पिता गांधी के आंदोलन में रहे और जो एमपी हुए लगातार वहाँ से, तो गिरीश मिश्रा विद्यार्थी थे और राजेंद्र बाबू की उस सभा में थे जिस सभा में ये घटना हुई थी। तो उन्होंने जब इसको लिखा तब जाके ये प्रकरण फिर सामने आया, और फिर जब सामने आया तो प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी तो उनकी नज़र में किसी ने ये घटना दिखाई। उन्होंने फिर लिखा पढ़ी कि फिर नए सिरे से ज़मीन अलॉट हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन सब के बावजूद आज तक भी यही असलियत है कि बतक मियाँ के परिवार को ज़मीन नहीं मिली है और अभी भी वो भटक रहे हैं। लेकिन ये प्रकरण गांधी के आंदोलन की सोच को और एक दिशा को बताता है कि ये प्रकरण न होता या हुआ तो गांधी ने क्यों इसको फिर इस तरह से रोक लिया, इसको सामने नहीं आने दिया।
और कितनी लंबी सोच के साथ गांधी आंदोलन चला रहे थे कि अपने जान पे आया जोखिम भी उन्होंने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उससे आंदोलन को नुकसान होता। आज की तारीख में हम अपने नेताओं को जब देखते हैं कि किस तरह छोटी छोटी बातों को वो भुनाने की पब्लिकली कोशिश करते हैं, तो अचानक ये घटना याद आती है और लगता है कि हम किसी और जहाँ की बात कर रहे हैं, गांधी या उस दौर के नेता किसी और। राजेंद्र बाबू ही मान लीजिए कि अगर 17 में उन्होंने ये घटना देखी थी, उनके सामने हुई थी ये घटना, तो फिर 53 तक उन्होंने इसका इंतज़ार किया, इसको कहीं जाहिर नहीं किया। भरपूर लिखा है उन्होंने चंपारण पर, एक नहीं हर किताब में काफ़ी डिटेल लिखा है। गांधी ने खुद भी चंपारण पे काफ़ी लिखा है। इसके बावजूद इस घटना का कहीं कोई रेफरेंस वैसे नहीं दिखाई देता जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए हैं, तब उनके कहने को छोड़ के। आज की कहानी इतनी ही। अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।